रहे हैं, तो वर्तमान शिक्षा पद्धति को या शिक्षा व्यवस्था को या फिर शिक्षकों की स्थिति को देखते हुए आप जनता से क्या सहयोग लेना चाहेंगे? क्या जनता भी इसमें सहयोग कर सकती है जिससे कि शिक्षा का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो सुधर जाए, अथवा जो गवर्नमेंट है जो कि लगता है कहीं-कहीं कि शिक्षा के मामले में मनमानी हो रही है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनता का कितना सहयोग चाहिए और क्या जनता इसमें सहयोग देगी? आपका दृष्टिकोण क्या है सर? जी हाँ सर, आपने बड़ा रचनात्मक सवाल पूछा है और इसी के संक्षिप्त उत्तर के साथ एक एक दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। निश्चित रूप से समेकित रूप से समग्रता में अगर इसको देखा जाए तो पूरे समाज को इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, समाविष्ट होना चाहिए। और खास करके जो समाज के शोषित पीड़ित तबके के लोग हैं वह आइडेंटिफाइड हो सकते हैं, तादाद में स्थापित कर सकते हैं जो शोषित पीड़ित शिक्षक हैं जिनका अमानवीय शोषण हो रहा। तो इसको टोटलिटी में हम देख सकते हैं क्योंकि शिक्षक भी आज एक नया दलित ही हो गया है। हालांकि दलित विमर्श के लोग उनको उस परिभाषा में नहीं लेते। तो समाज का सार्थक हस्तक्षेप इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें सर दो तरह की टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं। एक लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे शिक्षण संस्थान वैश्विक शिक्षण संस्थानों के समकक्ष खड़े हों। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और जो विकसित देश हैं, चीन, उनके उच्चतम जो मानक पूरा करने वाले शिक्षण संस्थान हैं उनके समकक्ष कहीं न कहीं लेवल में हम खड़े हों, भले फीस में ज्यादा से ज्यादा पेमेंट करना पड़े। लेकिन एक जनता का ऐसा भी तबका है जो हम लोगों ने अनुभव किया कि गार्जियन आता है, वो सोचता है कि लड़के को नकल कराकर पास करा दिया जाए। हम लोग नकल रोकते हैं, सख्ती करते हैं तो बच्चा भी नाराज होता है और गार्जियन भी नाखुश होता है। तो दो तरह के लोग हैं। तो जो एकदम बहुत अशिक्षित जनता है उसी को तो शिक्षित करना है, दिया तो वहीं जलाना है जहां अंधेरा है। तो निश्चित रूप से उनको शिक्षित प्रशिक्षित करते हुए, सामाजिक जागरूकता पैदा करते हुए और समाज का सार्थक हस्तक्षेप खासकर चुनाव के माध्यम से हम ऐसे नेताओं को चुने, ऐसी सरकार को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुने जो पहले तो शिक्षित हो। और मुझे तो लगता है कि मतदाता का भी कम से कम ग्रेजुएशन या कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित होना चाहिए। यहाँ तो मत प्राप्ता का भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। तो जब शिक्षित लोग आएंगे, और अब तो देखते हैं प्राइमरी स्कूलों में पीएचडी करके लोग जाते हैं, चपरासी तक की जो नियुक्तियां होती हैं। अभी पाकिस्तान में तो 15 लाख फॉर्म पड़े थे एक चपरासी के लिए, आवेदन आए थे। तो उसमें अति शिक्षित लोग आ रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं। ये भी एक देश की विडंबना ही है। क्योंकि जो हम लोग हीरे के चाकू से सब्जी काटने का काम ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए और रोजगार परकता को भी देखते हुए इसका एक समीकरण हमें तय करना होगा, एक सामंजस्य और एक संगति बिठाने की कोशिश करनी होगी और समाज को समग्रता में एक सार्थक हस्तक्षेप करना ही होगा। सरकारों पर भी अंकुश लगाना ही होगा क्योंकि जनता ही सरकार को चुनती है। हम ही इन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, लेकिन हम अपना ही प्रतिरूप चुन लेते हैं। समाज में जैसे लोग हैं, अब देखिए अभी ग्राम प्रधान का चुनाव था, इसमें मानक नहीं था हर वोटर को 500 रुपए दे दो, साड़ी दे दो, शराब पिला दो, मिठाई खिला दो, खीर खिला दो, बाटी चोखा खिला दो। ये जब मानक होगा तो कैसे कोई फ्रेश अच्छा कैंडिडेट उभर कर आएगा। तो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। ब्रिटेन से कम से कम 20-25 साल पहले 2 बार सेमिनार आयोजित हुआ था कि भारत के लिए लोकतंत्र वरदान या अभिशाप। तो यह भी एक बड़ा जटिल सवाल है, लेकिन आपका सवाल सार्थक है। समाज का एक सार्थक हस्तक्षेप होना चाहिए। जैसे जैसे हम शिक्षित होंगे, अंधविश्वासों से, रूढ़ियों से दूर होते जाएंगे। और अब लगभग हर बच्चा, गांव में भी मैं देखता हूं कि मोबाइल ऑपरेट कर लेता है और वो तमाम सारी चीजें जानता है, सुनता है, सीखता है और समाज की वर्तमान स्थितियों से वो जागरूक मतलब इन्फॉर्म्ड है, तो अवगत है। तो इस तरह से पहले की अपेक्षा काफी जागरूकता आई है और धीरे धीरे शिक्षा के द्वारा समाज का उन्नयन भी होगा, उत्कर्ष भी होगा और फिर हम समाज का उन्नयन, शिक्षा का उन्नयन भी करेंगे। ये दोनों का अंतरावलंबन या अन्योन्याश्रित संबंध है। तो शिक्षित नेता जब आएंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा का विकास भी होगा और हम उन पर अंकुश लगाएं, खासकर अपनी वोटिंग की प्रक्रिया के द्वारा अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुने जो कम से कम समझदार हों और शिक्षा को सम्मान देते हो, शिक्षक को सम्मान देते हो।
तो जब तक ऐसा नहीं होगा, शिक्षा अगर कमजोर होगी तो निश्चित रूप से सामाजिक ढांचा हमारा कमजोर होगा और फिर हम दूसरे देशों के मुकाबले पिछड़ जाएंगे, कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य के द्वारा हम सभी को एक नए दिशा की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त किया है। निश्चित रूप से लोकतंत्र और भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था और जो शिक्षक हैं उनके लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ करने की और कुछ सोचने की आवश्यकता है, और उस स्थिति में आपने बहुत सार्थक वक्तव्य आपने प्रस्तुत किया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अन्य कार्यक्रमों में भी आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। हमारे बीच में हैं इंजीनियर प्रांजल राय जी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और विविध पत्रिकाओं में आपकी अनेक आलेख और शोधालेख प्रकाशित हो चुके हैं, और सर तकनीकी ज्ञान के से ओतप्रोत हैं। तो मैं प्रांजल राय सर से, इंजीनियर प्रांजल राय सर से ही बातचीत करना चाहता हूं, उनसे यह पूछता हूं कि सर आपके दृष्टि में तकनीक का कितनी आवश्यक है आज के परिवेश में, और क्या उसको हर जगह लागू किया जा सकता है? धन्यवाद सर। प्रांजल राय सर। जी सर, धन्यवाद। जहां तक तकनीकी शिक्षा का सवाल है कि वह कितनी आवश्यक है, तो टेक्निकल एजुकेशन या तकनीकी शिक्षा किसी भी देश के विकास के लिए आज रीढ़ की तरह है। बिना तकनीकी उन्नयन के देश की उन्नति तो होने से रही, और आज का युग ही टेक्नोलॉजी का, सूचना प्रौद्योगिकी का, सूचना क्रांति का युग है। तो इसमें वही देश आगे निकलेगा जहां तकनीकी शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बेहतर होगा, वह देश उतनी ही बेहतर प्रगति करेगा। किंतु यहाँ पर विडंबना, और जो दूसरा सवाल था कि इसको किस हद तक लागू किया जा सकता है, इसका स्कोप क्या हो सकता है। तकनीकी शिक्षा और तकनीक, अगर हम इसको इस रूप में देखें कि तकनीकी शिक्षा का प्रसार तो जरूरी है ही, साथ ही जो गैर तकनीकी शिक्षा है उसमें भी तकनीक को किस तरह शामिल किया जा सकता है, और किस तरह कम से कम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक न्यूनतम समझ जो तकनीकी शिक्षा और तकनीक को लेकर है, वह लोगों के बीच विकसित की जाए, ताकि उनके बीच एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो सके। लेकिन अब जब हम तकनीकी शिक्षा के प्रसार की बात करते हैं, तो एक उदाहरण लूंगा। जिस तरह से हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बेतहाशा बढ़ी, कुकुरमुत्ते की तरह यहाँ वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज उगते चले गए, हर शहर में कई कई इंजीनियरिंग कॉलेज खुलते चले गए, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को एक्रेडिटेशन देने वाली संस्थाओं का ने जो नीति अपनाई, उनकी नीति यह थी कि हम संस्थाओं को सर्टिफिकेशन देते जाएंगे, उनको अधिकार देते जाएंगे। यूजीसी नए विद्यालयों को ऑपरेट करने की अनुमति देता चला गया, और उसने इस नीति पर काम किया कि जो विद्यालय योग्य नहीं होंगे वे स्वयं ही बंद होते चले जाएंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुआ क्या कि इंजीनियरिंग के सेक्टर में या तकनीक के सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां समय के साथ घटती चली गई। बहुत सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक ओवर कर लिया, और उसके साथ कई तकनीकी शिक्षण संस्थान जो इंजीनियरिंग संस्थान है, आज वो लगातार बंद होते चले जा रहे हैं, और लोगों का इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाइयों से या तकनीकी पढ़ाइयों से अब मोह भंग हो रहा है। दूसरी समस्या यह है कि शिक्षण संस्थान, तो तकनीकी शिक्षण संस्थान हमारे देश में बहुत हैं, किंतु उनमें जो शिक्षा की गुणवत्ता है और जो आउटडेटेड सिलेबस आज भी चल रहा है, वह एक साउंड इंजीनियर पैदा नहीं कर रहा है। बहुत कम संख्या में जितने इंजीनियर प्रतिवर्ष पैदा हो रहे हैं भारत में, उसकी तुलना में बहुत से कम स्किल्ड इंजीनियर पैदा हो रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के तमाम नारों के बावजूद यही हमारी सच्चाई है कि बहुत से कोर्स जो हम कॉलेज में अध्ययन करते हैं, उनका प्रैक्टिकल, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, जॉब में होते हैं या कोई शोध करते हैं, तो उसका कोई इस्तेमाल तक नहीं होता। 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल से वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं। बाजार और समय और तकनीक, सबकी जरूरतें बदल रही हैं, लेकिन सिलेबस और कोर्स नहीं बदल रहा है। तो इस ओर हमको ध्यान देने की जरूरत है। और एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हम बात करते हैं कि किस तरह से तकनीकी शिक्षा को भी हम अपने देश की भाषाओं में पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं।
बहुत से दुनिया के ऐसे देश हैं जो इन तकनीकी शिक्षाओं को अपनी ही भाषा में, मतलब अपनी ही भाषा में, जैसे भारत में अधिकांशतः तकनीकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है, कोई भी भारतीय भाषा नहीं है। नई शिक्षा नीति में हम बात तो कहते हैं कि कम से कम माध्यमिक स्तर तक हम त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करेंगे, जहां पर एक क्षेत्रीय भाषा होगी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी छात्र छात्राओं को पढ़ाई जाएगी। लेकिन मैं मानता हूं कि इसको हम हायर एजुकेशन के लेवल पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, वहां तक इसको लेकर जा सकते हैं। और इसके लिए एक विल पावर की तो जरूरत है ही, इच्छा शक्ति चाहिए। इसके लिए एक बृहद प्रयास की जरूरत है, किंतु इन चीजों की हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो माध्यम के चलते जो हो सकता है कि नॉन इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आई हो, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आई हो, और जब वो उच्च शिक्षण संस्थानों में पहुंचती हैं, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पहुंचती हैं, तो चूंकि वहां उनका माध्यम अचानक बदलता है, वो उस व्यवस्था के साथ कोप अप नहीं कर पाती हैं। तो यदि हम प्रयास करके इन चीजों को लागू कर सकें, और नई शिक्षा नीति में कई ऐसी बातें थी जो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं और बहुत अच्छी हैं, और उनको लागू किया जाए तो हो सकता है कि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हो। क्योंकि अगर हम विश्व के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है उनमें देखें तो 200 में पहले 200 में भारत के सिर्फ 3 शिक्षण संस्थान है, और पहले 150 में तो एक भी नहीं। पहले 200 में IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलोर, ये 3 शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें पहला IIT बॉम्बे है और उसकी रैंक 177 है। 130 करोड़ आबादी वाला देश, टॉप 200 में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज अपनी 3 यूनिवर्सिटीज उसकी अपनी रैंक सिक्योर कर पाती है, और टॉप 150 में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। यह एक शर्म का विषय है हमारे लिए। तो इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, और किस तरह से तकनीकी शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय भाषाओं में भी डेवलप किया जा सकता है, इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया आपने सर किया। एक क्वेश्चन और भी आपसे सर है मेरी तरफ से कि जैसे अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें हायर एजुकेशन की बात आपने की। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से हमारे जो ग्रेजुएशन के क्लास हैं, विशेष रूप से उन यूनिवर्सिटियों में जहाँ प्रति सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुआ करती थी, इस बार लागू हुई हैं, और सेमेस्टर की परीक्षाओं में इन्होंने एक अलग से सब्जेक्ट चलाया है माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में। तो वो खैर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक पहलू है, उसके माध्यम से उन्होंने अपने को वो किया है। मैं देख रहा था कि माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट में इन्होंने खासकर हिंदी लैंग्वेज में तमाम तरह के टेक्निकल चीजों को रखा है। जैसे ये फॉन्ट की बात की जाए तो कृतित्व फॉन्ट के अलावा भी यूनिकोड की बात करते हैं ये। उसके बाद फिर इधर जो ट्यूटर हमारा है वो सोशल साइड है। उसके बाद फिर ब्लॉगर की बात करते हैं। ब्लॉगर की शुरुआत भी हुई अभी हाल में हुई है, कोई बहुत पहले। तो ये जो हिंदी भाषी लोग हैं या हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए ये तकनीकी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नेटवर्किंग समस्या की वजह से कट गई थी ये चीज। जी आवाज आ रही है। हाँ, तो मेरा सिर्फ ये कहना है सर कि जहाँ पर हिंदी भाषी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और हिंदी साहित्य और भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, उनके लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार से की जाए कि उनको सरल तरीके से उसका ज्ञान हो सके। क्योंकि आज भारत के विकास के लिए तकनीकी शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और निजी कॉलेज कम हो रहे हैं या फिर हमारा देश उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा है इंजीनियरिंग के मामले में जहां पर पहुंचना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक संकट और एक बहुत विसंगत का विषय है। तो हमें आप बताइए कि जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला विद्यार्थी या हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी है, वो तकनीकी माध्यम से या तकनीकी व्यवस्था को लेकर के किस प्रकार से डेवलप कर सकता है, किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है सर? जी सर, इसमें मेरा मानना है कि इसमें दोनों स्तर पर प्रयास होने चाहिए। जो
स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल पर भी और जो सरकारें हैं उनके लेवल पर भी। सरकारों को निस्संदेह रूप से मेरा मानना है कि इस दिशा में कमेटी आदि गठित करके एक प्रयास करना चाहिए कि ये जो तकनीकी विषय हैं इनके लिए एक नया शब्दकोश बनाना होगा। अन्यथा यदि हम इंग्लिश भाषा से आए हुए टर्म्स का ही इस्तेमाल करते रहेंगे और केवल जो क्रियाएँ और विशेषण हैं उनको हिंदी में रहने देंगे और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वह एक तरीके से उतनी प्रभावी नहीं होगी। हमें एक नया शब्दकोश भी तैयार करना होगा ताकि जो हिंदी में हम टेक्निकल नॉलेज जो तकनीकी शिक्षा देना चाहते हैं वो वाक़ई में हिंदी में ही हो। हिंदी में या अन्य भाषाओं में भी, अन्य भारतीय भाषाओं में भी। तो पहले तो इसके लिए एक शब्दकोश बनाना होगा और शब्दकोश का निर्माण करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि वह कहीं मशीनी शब्दकोश में परिवर्तित ना हो जाए। क्योंकि इस तरह की समस्या हम देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो परीक्षा होती है यूपीएससी की उसमें भी हम देखते हैं कि जो मूल प्रश्न पत्र होता है उसको हिंदी में अंग्रेजी में तैयार किया जाता है और उसके बाद भारतीय भाषाओं में या हिंदी में उसका अनुवाद किया जाता है। तो उसका अनुवाद देखकर यह नहीं लगता कि उसका अनुवाद किसी इंसान ने किया होगा, बल्कि ऐसा लगता है कि कुछ मशीनों ने या रोबोट्स ने बैठकर उसका अनुवाद किया है। बिल्कुल किताबी अनुवाद। आप गूगल ट्रांसलेट पर वह प्रश्न डालेंगे तो शायद वही अनुवाद आ जाएगा जो यूपीएससी के प्रश्न पत्र में होता है। तो इस तरह के शब्दकोश से बचना होगा और जहां पे अंग्रेजी शब्दों को ही अनिवार्यता अडॉप्ट करने की, उनको अपनाने की जरूरत होगी, वहां उसके लिए भी एक ओपन माइंड रखा जाए, उनको भी अपनाया जाए। क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जहां पर उनका हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद संभव नहीं होगा। तो इस दिशा में सरकार के स्तर पर प्रयास हो सकते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों के स्तर पर यह प्रयास होना चाहिए कि वे अपनी इस मानसिकता को बदलें कि केवल डिग्री लेकर संस्थानों से निकल जाना ही उनके लिए पर्याप्त नहीं है। आइंस्टीन कहते हैं कि शिक्षा वह है जब आप वह सब भुला दें जो आपको विद्यालयों में पढ़ाया गया है, उसके बाद आपके पास जो बचे वह शिक्षा है। तो इसलिए डिग्री ओरिएंटेड मानसिकता को छोड़कर ज्ञान केंद्रित मानसिकता को अपनाना होगा और नए प्रयोगों के लिए दोनों ही स्तरों पर तैयार रहना होगा। निश्चित रूप से सर, बहुत बढ़िया आपने वक्तव्य दिया। एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे सर पूछना चाहूंगा कि जितने भी सोशल साइड है हम अमूमन गांव-गांव तक इस समय पहुंच रही है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते आपको इस बारे में पता भी है। अमूमन ज्यादा से ज्यादा लोग अपने समय को सिर्फ हाल चाल या तमाम तरह की गतिविधियों में वेस्ट करते हैं और उनसे उस नॉलेज को नहीं ले पा रहे हैं जो नॉलेज उन्हें लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि ये सोशल साइड जितनी है, क्या वे सिर्फ गलत धारणाओं को ही जन्म देती हैं अथवा उनसे बहुत कुछ नॉलेज को भी ग्रोथ किया जा सकता है, या इससे भी अलग कोई सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा सकता है जिससे कि बच्चों का और खासकर लोकतंत्र के जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी विकास हो सके? सर जी सर, सोशल मीडिया का जहां तक सवाल है उसके दोनों पहलू हैं। उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ खतरा यह है कि कई बार अधकचरे अभिव्यक्तियां भी लोग बिना किसी सेंसरशिप के, बिना किसी नियंत्रण के लोगों तक प्रसारित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के जिन विषयों पर कमांड नहीं है, जिस विषय में उनकी मास्टरशिप नहीं है, उस विषय पर भी वे ज्ञान देना आरंभ कर देते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अपने इतिहास का प्रदर्शन करते हैं, इतिहास का ज्ञान बघाड़ते हैं, परंतु उनके इतिहास का ज्ञान या जिस भी विषय का वो ज्ञान दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया से ही आहरित है, उससे बाहर से कहीं उनका कोई अध्ययन नहीं है। तो सोशल मीडिया का एक नुकसान तो यह है कि इसने अध्यवसाय की प्रवृत्ति को कम किया है, लगभग खत्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग 250-300 शब्दों की भी पोस्ट को पढ़ने से कतराते हैं, तो वे हजारों शब्दों के किताबों को या बड़े-बड़े आर्टिकल्स को, लेखों को कैसे पढ़ेंगे जिनमें वाकई में कुछ ज्ञान की पूंजी हो सकती है। निस्संदेह इसने अभिव्यक्ति का मंच दिया है और इसने एक तरीके से लोगों के न्याय का रास्ता भी खोला है कि ट्विटर, फेसबुक आदि पर कई लोग न्याय की गुहार लगाते हैं और ऐसा देखा गया कि कई समस्याओं का निराकरण सोशल मीडिया के चलते उन्होंने अपनी आवाज सरकारों तक या रिलीवेंट अथॉरिटी तक पहुंचाई और उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ। तो इस रूप में सोशल मीडिया उपादेय भी है, परंतु इसके साथ-साथ उसके नुकसान भी हैं। जहां तक बात है कि क्या इस तरह के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस आज की डेट में मौजूद हैं जिनसे
जो कम पढ़े लिखे या तकनीक के संदर्भ में जिन लोगों को ज्ञान उतना पुष्ट नहीं है, वे लोग अपने ज्ञान का वर्धन, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं या नहीं। तो इस तरह के बहुत से ऐप्स ऑलरेडी मौजूद हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मौजूद हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ज्ञान को टारगेट कर रहे हैं, आप किस चीज की तलाश में हैं। उसके अनुसार मुझे नहीं लगता कि मतलब इंटरनेट की दुनिया में आज के लगभग सब कुछ मौजूद है। सब कुछ तो मौजूद नहीं है, हो भी नहीं सकता है, लेकिन काफी कुछ, कम से कम सूचनाएं तो मौजूद हैं ही। सूचना सबसे निम्नतम स्तर होता है। सूचना के बाद मतलब सूचनाओं को मिलाकर और उनको प्रोसेस कर कर उनका विश्लेषण करके उसको नॉलेज या ज्ञान का शेप दिया जाता है। परंतु सूचनाएं तो मौजूद हैं ही, बस यह तय करना है कि हम किन स्रोतों से वो सूचनाएं ले रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया या इंटरनेट के इस दौर में बहुत सारी फेक न्यूज और फेक साइट्स भी पैदा हुई हैं, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा को प्रचारित करती हैं, और वो तमाम राजनीतिक पार्टियों और सरकारों का हथियार बन चुकी हैं। बल्कि दुर्भाग्य तो यह है कि एक बार हमारे अपने देश के गृह मंत्री ये कहते हुए पाए गए थे अपने कार्यकर्ताओं से कि व्हाट्सएप आदि का इस्तेमाल करके सच के साथ साथ झूठ भी फैलाओ और उसी गति से फैलाओ जिस गति से सच को फैलाते हो। ये सोशल मीडिया का जो इविल साइड है वो है, सोशल मीडिया का जो डार्क साइड है, कि यह सूचनाओं को तो प्रसारित करता है, परंतु यह कई बार गलत सूचनाओं को और गलत चीजों को प्रसारित करता है, और इस पर कोई सेंसरशिप नहीं है। यही इसका दुर्भाग्य है। अन्यथा यदि आप इसको रचनात्मक रूप में उपयोग करना चाहें तो इसकी संभावनाएं लगभग अनंत हैं, और इसने कई लोगों को उनकी आवाज भी दी है, कई लोगों को न्याय दिलाया है, कई समस्याओं का निराकरण कराया है। आप बैठे बैठे अपनी बात हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये सुविधाएं दी हैं। तो इन चीजों को रचनात्मक तरीके से आहरित करने की जरूरत है। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा वक्तव्य आपका रहा सर। एक और बात मेरे मन में एक जिज्ञासा जगी है कि आप तकनीकी व्यवस्था और तकनीकी शिक्षा को लेकर के हमारे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, और साथ ही आपकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं सर? जहां तक तकनीकी शिक्षा को नहीं, मैं यहाँ पे इस सवाल को इस रूप में लेता हूं कि तकनीक से खुद को रूबरू रखना क्यों जरूरी है और क्या इसके नुकसान या फायदे हैं। तो आज के समय में मतलब जो हमारी पीढ़ी है या हमारे बाद की आने वाली पीढ़ी है, हमारी सच्चाई ये है कि तकनीक से रूबरू हुए बिना आज हमारा काम नहीं चल सकता है। और कई बार ऐसा है कि आप यदि बल्कि यह तकनीक जितनी वरदान है उतनी ही अभिशाप भी है। कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर से कई सरकारों के ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने अपने देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं या पत्रकारों की या फिर विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराने का कार्य किया। हालांकि यह प्रमाणित नहीं हुआ, परंतु ऐसी चर्चा आई थी। तो ये तकनीक जहां एक तरफ वरदान है, वहीं दूसरी तरफ अभिशाप भी है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हम सभी जब अपने फोन में कोई ऐप या एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो हमसे कई सारे परमिशंस की मांग करता है, और कई बार ये एप्लीकेशंस ऐसे परमिशंस की मांग करते हैं जिनकी इनको जरूरत नहीं होती है। परंतु एक सामान्य व्यक्ति को पता नहीं होता है कि ये परमिशंस क्या है, इनका मतलब क्या होता है, और वो हर परमिशन को पर एग्री करता चला जाता है। वो उस एप्लीकेशन को सारी परमिशंस ग्रांट कर देता है। इसके नुकसान क्या हो सकते हैं इसकी समझ हमको नहीं है। जब हम कोई एप्लीकेशन अपने फोन में रखते हैं तो वो एक तरह से एक पोटेंशियल जासूस हो सकता है हमारे फोन का, और न सिर्फ हमारे फोन का बल्कि हमारी निजी जिंदगी का भी। यह जानकर आपको ताज्जुब हो सकता है कि आपके फोन में मौजूद तमाम एप्लीकेशन 24 घंटे आपकी बात सुन रहे होते हैं, और उस सूचना को वो स्टोर भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उस सूचना को प्रोसेस करके वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, या कई बार तो कंपनियां उस डेटा को बेच भी देती हैं। और कई बार यह डेटा राजनीतिक पार्टियों को भी बेचा जाता है, जो आपकी समझ, आपके इंटरेस्ट, आपकी रुचियों को समझकर आपको टारगेट करती हैं। वे ये समझती है कि हमें किस ग्रुप को टारगेट करना है, और उसके अनुसार बड़े बड़े लोकतंत्र, बड़े बड़े देशों के चुनावों को यह सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो इसलिए आपको टेक्नोलॉजी के साथ बहुत जागरूक रहने की जरूरत होती है। आप पाएंगे कि आप
अपना फोन अपने साथ रखिए। आप अपने दोस्तों से किसी विषय पर चर्चा कर रहे हो, आप यूट्यूब खोलिए, आपको यूट्यूब पर उसी विषय से संबंधित वीडियो नजर आने लगते हैं। या आपने मान लीजिए किसी शॉपिंग साइट पर जाते हैं, आप किसी चीज को सर्च करते हैं, परंतु मान लीजिए आपने खरीदा नहीं, आपके फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम तक की फीड में, हर सोशल मीडिया की फीड में उसी चीज के एड दिखाए जाने लगते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप जब सोशल मीडिया पर हैं तो 24 घंटे आप किसी की निगरानी में हैं। और इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इस तकनीक के जरिए कई अनामंत्रित खतरों को भी अपने निजी जिंदगी में न्योता दे सकते हैं। इसलिए तकनीक से रूबरू रहना जरूरी है कि जब हम एक बटन दबा रहे हैं, कोई परमिशन दे रहे हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमें यह अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या उसके खतरे हो सकते हैं और कहीं हम अपने लिए किसी पोटेंशियल रिस्क को तो इनवाइट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी से रूबरू होना जरूरी है। और आज के समय में तमाम ऑफिसेज में हम देखें तो बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं हो सकता। और यह जरूरी भी है क्योंकि डेटा आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है। क्यों हम इस बात को लेकर आज चिंतित होते हैं कि बहुत सारे चाइनीज कंपनियां जिनके एप्लीकेशन भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं, संभव है कि वह भारतीय यूजर्स का डेटा चीन में स्टोर कर रही हो और उस डेटा का इस्तेमाल भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। तो इसलिए हमें तकनीक को लेकर कम से कम एक न्यूनतम जागरूकता तो लोगों के बीच पैदा करनी ही चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण वक्तव्य है सर आपका, और आपने एक प्रकार से अपने संदेश के माध्यम से हमें सतर्क कर दिया कि तकनीक का बहुत बहुत ज्यादा फायदे भी है तो बहुत बहुत सी समस्याएं भी हैं अगर आप उसको सतर्कता से यूज नहीं करते। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अपेक्षा है कि आप निश्चित रूप से मुझसे जुड़े रहेंगे और सभी से जुड़े रहेंगे। ज्ञान और आपका जो नॉलेज है वो निश्चित रूप से हमारे फायदेमंद है सर। और मैं चाहूंगा कि मेरी आवाज जा रही सर? जी सर, आवाज आ रही है अभी। मेरी आवाज जा रही है? हाँ, तो मैं आपको और भी जगह सेमिनार कॉन्फ्रेंसों में जहां पर आप अवेलेबल हो सके सर, जहां पर आप आ सके तो मैं आपको करूं, क्योंकि इस समय मुझे जो लगता है तकनीकी ज्ञान का एक जो ये कहने का मतलब है कि एक जो फैलाव हुआ है उसको हमने ग्रहण तो जरूर किया है, लेकिन कहीं न कहीं जो सावधानी की बात जब आती है, सतर्कता की बात आज ये आती है, वहां पर हम फ्यूज दिखाई दे पड़ते हैं। क्योंकि वो सारी चीजें हमें नहीं पता है कि एक स्थितियां क्या होती है और कहाँ पर कौन सी चीजें लीक हो सकती हैं और कौन सी चीजें हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, कौन सी चीजें ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। इन सारे तात्विक बातों को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जानकार व्यक्तित्व ही बता सकता है। ये सभी के बस की बात भी है नहीं है, क्योंकि अध्ययन का विषय आप लोगों का रहता है और आप लोग ही इसको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो निश्चित रूप से आप देश की सुरक्षा में भी बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी आवश्यकता है हमारे देश के लिए भी, तकनीकी व्यवस्था के लिए भी, और तकनीकी व्यवस्था से जो नुकसान या हानियां या जो समस्याएं हैं उनसे भी बचाव के लिए आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और अपेक्षा रखता हूं कि आप मुझसे जुड़े रहेंगे और मैं भी आपसे जुड़ा रहूंगा, और कोई ना कोई कार्यक्रम में आपको जब भी अवसर रहेगा मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। और आगे की कड़ी में कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर रामनरी सर उपस्थित हैं। तिवारी सर से आग्रह है कि आप कार्यक्रम की स्थिति को समझते हुए अगर आप वक्तव्य देना चाहते हो सर करें, और अगर वक्तव्य नहीं देना चाहते तो सर से मेरा निवेदन है कि सर आज की शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर आज की शिक्षा व्यवस्था से लेते हुए शिक्षकों को आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से क्या स्थिति पैदा की जाए कि शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए और शिक्षकों की दिशा और दशा भी जो भटकी हुई है वह सही सुनाई दे रही है? बात मेरी सुनाई दे रही है? हाँ, तो अब बस हम समझ गए आपका क्वेश्चन, ज्यादा रिपीट मत कीजिए। पहले और आज के शिक्षा में अंतर है और शिक्षक में भी अंतर होना चाहिए।
क्योंकि समाज के पास आज भी पुराने चश्मे हैं और समाज उसी से तौल रहा है। लेकिन दुनिया बदल चुकी है, मनोविज्ञान बदल रहा है, उसके अनुरूप शिक्षक के क्वालिफिकेशन भी तय होनी चाहिए। मेरे दिमाग से शिक्षक के 5 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन जो स्वधर्मी हो। अब प्रश्न उठता है कि आप स्वधर्मी शिक्षक को कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो आप देखते थे कि प्राइमरी से लेकर के एमए पीएचडी तक स्पेशल रुचि का एक कॉलम होता है। जो लड़के उसमें 60% 80% लगाए हों पहले तो उसको ले लीजिए। दूसरा उसका क्वालिफिकेशन हो कि वो मौलिकता से युक्त हो, क्योंकि आजकल के शिक्षक मौलिकता से युक्त नहीं। अभी मैं देखा कि दुबे जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब बच्चा वो जवाब भी दे रहे थे, लेकिन यही देखा कि घुमा फिरा कर पॉइंट एक ही आता। तो यह जो है मौलिकता का लक्षण नहीं है, ट्रेंड ब्रेन का है। क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन को पहले कहा जाता ही था कि टेक्निकल एजुकेशन इज नॉट एजुकेशन बिकॉज इट ट्रेन द ब्रेन। वो ब्रेन को ट्रेंड करता है, इसीलिए कहा गया। एक बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब मैं रिसर्च फोरम का प्रेसिडेंट था तो एक बार क्वेश्चन उठा था कि टेक्निकल एजुकेशन को क्या पढ़ाया जाए, तो मैंने कहा कि ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए। तो उस समय कुछ लोग नाटक ड्रामा पढ़ा, और इसीलिए हर अधिकतर इंजीनियरिंग कॉलेज में आजकल देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट खुल रहे हैं, ताकि शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान को ट्रेंड करना नहीं होता है, मस्तिष्क को ट्रेंड करना नहीं, बल्कि मानव जीवन के प्रति, नेचर के प्रति, सराउंडिंग के प्रति कितना संवेदनशील है, इसको भी देखा जाना चाहिए। तो शिक्षक की दूसरी क्वालिफिकेशन मौलिकता होनी चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन उसका क्रिटिकल ब्रेन होना चाहिए। अधिकतर मैं देखता हूं कि आजकल जैसे यूजीसी के पेपर हम लोग बना दिए हैं, यूजीसी के पेपर में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो वहां सब्जेक्टिविटी आपको मिलती नहीं, और जब तक आपकी सब्जेक्टिविटी आपकी नहीं सामने आएगी तब तक न हमारे सामने क्रिएटिविटी आएगा और न पर्सनालिटी कोई बन करके आएगी। यही कारण है कि जो टीचर है जो ऑब्जेक्टिव टाइप से सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं उनमें इंडिविजुअलिटी बढ़ रही है, पर्सनालिटी नहीं बढ़ती, क्योंकि इंडिविजुअलिटी और पर्सनालिटी में अंतर होता है। पर्सनालिटी में देखा हूं कि उसके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल ऑब्लिगेशन होता है, लेकिन इंडिविजुअलिटी में वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं होता, उसकी अपने आप को बेस्ट होता है। आवाज चली गई। सर आप म्यूट हो गए हैं। चौथी क्वालिटी है उसको, जो क्योंकि शोध ही प्रवृत्ति शिक्षक में हो, क्योंकि शोध का बढ़ावा न्यू पॉलिसी में भी आया है, लेकिन अभी उसके तौर तरीके नहीं बन पा रहे हैं। और पांचवी की उसमें संप्रेषणीयता की शक्ति हो, जैसे वो लड़का संप्रेषण करना था, मुझे बड़ा इम्प्रेस किया कि बेचारा धारा प्रवाह में सभी सेंटेंस फुल स्टॉप हो जा रहे हैं। अजीत जी को तो मैं बहुत दिन से जान, हमको लगता है कि हमारे और इनकी चेहरा भी हम लोग देख रहे हैं 23 बरस के बाद, जबकि हम और ये लगभग 8 बरस साथ रहे और काम किए हैं। तो ये शिक्षक की एक क्वालिटी होगी, तभी लड़के स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो अनुभव प्रधान न शिक्षक है न अनुभव प्रधान शिक्षा है, जहाँ गुरु बनता था, क्योंकि अनुभव अध्ययन से आगे हो जाता था। अब तो अध्ययन प्रधान है, हमसे कहीं कहीं वो ज्यादा जानता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इसी टेक्निक के माध्यम से एक अपने विद्यार्थियों को कुछ नई दिशा देने में सक्षम हो जाते हैं, और इससे ज्यादा कुछ हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि समस्या अब आ गई है कि समय बहुत हो गया है और मेरी तबीयत भी पूरी ठीक नहीं है। इसलिए मैं शिक्षक दिवस पर, विश्व शिक्षक दिवस पर आप लोगों को बधाई देता हूँ, सभी शिक्षकों को बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को हार्दिक एक प्रकार से अभिनंदन है सर। और ये अपेक्षा है कि आप हमारे कार्यक्रम में यूं ही जुड़ते रहेंगे, और अन्य कार्यक्रम जो होगा उसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी सर। तो सर ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, और कार्यक्रम समापन की स्थिति में है।
आटा कैसे बचाओ?